नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 13 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वह CHSL हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, NTPC हो, और साथ साथ इसके दिल्ली पुलिस, CPO SI, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है वाटर कंजर्वेशन कैंपेन कॉल्ड जलाभिषेकम। तो दोस्तों यही सीधे पूछ लेगा प्रश्न कि जलाभिषेकम, यह जो कैंपेन चलाया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री ये हैं राजनाथ सिंह जी, 11 फरवरी 2021 को किया था। जल संरक्षण का काम जन भागीदारी से किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। जैसा कि आपको पता है कि जल संरक्षण हर राज्य इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जैसे राजस्थान या और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्रों में सूखा की प्रॉब्लम हो जाती है, सूखा की समस्या हो जाती है। तो हमारे देश में जल संरक्षण की बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं और इस पर सम्मेलन हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो जल की समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसी की पंक्ति में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की एक अनूठी पहल है और इस कैंपेन का नाम जलाभिषेकम रखा गया है। दोस्तों यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम करने के इरादे को भी पूरा करेगा। यानी अब जैसे यहाँ पर जैसे जो फसलों का उत्पादन किया जाएगा उसकी भी जांच की जाएगी कि किस फसल को कितना जल आवश्यक है। यानी जैसे मान लीजिए कि आर्द्रता युक्त यानी ट्रॉपिकल क्रॉप के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे चावल है, गेहूं को भी आवश्यकता होती है। इसी तरह से सेमी एरिड के लिए अलग जल की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से सरकार इन सब क्षेत्रों को कवर करेगी। तो जल संरचनाओं को मनरेगा योजना के साथ जोड़कर कोविड युग के दौरान बनाया गया था। यानी दोस्तों मनरेगा योजना के बारे में अगर बात की जाए तो यह खासकर कोविड-19 जो प्रभाव था उसमें यह बहुत ही मददगार सिद्ध हुई है। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों यह एक्ट है अधिनियम 2005 के तहत 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी। पहले यह नरेगा थी, NREGA यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर बाद में अब यहाँ पर देखिए शुरू में कुछ जिलों में स्टार्ट की गई, फिर 2008 में पूरे भारत में यह नरेगा को स्टार्ट किया गया। इस तरह से 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। तो दोस्तों इसके तहत लोगों को रोजगार, जो प्रवासी मजदूर वापस आए तो मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार भी मिला। तो इस तरह से हर राज्य मनरेगा की मदद से इस तरह के कार्य करने में सक्षम हो सके हैं। तो इन जल संरचनाओं की कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है और 1 इंच भूमि को छिपाए बिना 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगा। यानी कह सकते हैं कि यह दीज वाटर स्ट्रक्चर कॉस्ट ओवर 2000 crore and will irrigate 2.50 lakh hectare of land without submerging in inch of land। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कंट्रीज फर्स्ट CNG ट्रैक्टर लॉन्च्ड। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में देश का पहला CNG चालित ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? अब देखिए CNG की, जैसे दिल्ली में CNG बसेस चली, चूंकि दिल्ली का प्रदूषण आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, उसकी सोचिए कि पूरी जो है राज्य, पूरे मतलब इस केंद्र शासित प्रदेश में CNG बसेस चलने के बावजूद भी प्रदूषण
चरम पर है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर दिल्ली में किया गया है सीएनजी ट्रैक्टर। तो इसका जो एनसीआर रीजन, खासकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में जहाँ पर ट्रैक्टर के द्वारा, चूँकि ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि खेती के लिए महत्वपूर्ण साधन है, तो यह जो है प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कारक है। तो ऐसे में सीएनजी ट्रैक्टर अगर लॉन्च कर दिया जाता है तो प्रदूषण को भविष्य में हम और कम कर सकते हैं। और दोस्तों, सीएनजी डीजल के मुकाबले इसमें खर्च भी कम आएगा। इस तरह से जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सीएनजी ट्रैक्टर के लिए मानक तय कर दिए हैं। इसी मानक के अनुसार ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध होंगे और ट्रैक्टर में सीएनजी किट लगाई जाएगी, जिससे खेती पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा। सीधे सीधे जो सरकार की महत्वाकांक्षा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, तो ऐसे में यह भी काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। दोस्तों, यह जो है ट्रैक्टर अन्य सीएनजी वाहनों की तरह स्टार्ट डीजल से होगा। जैसे पेट्रोलियम गाड़ी होती है, सीएनजी उसमें किट लगी होती है, तो स्टार्टिंग के लिए पेट्रोल आवश्यक होता है। उसी तरह से इस ट्रैक्टर के स्टार्ट होने के लिए डीजल आवश्यक होगा, लेकिन बाद में सीएनजी से यह ट्रैक्टर चलेगा। तो सीएनजी किट जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाने की तैयारी है। देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, यहाँ पर भी मेक इन इंडिया योजना है जो कि एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट में ही स्टार्ट की गई थी, और इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। तो कृषि में इसमें जो है माल जो कह सकते हैं कि देर आर ऑल्सो प्लान्स टू कन्वर्ट अदर इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू बायो सीएनजी, यानी कृषि में और यूज होने वाले जो उपकरण हैं उनको भी बायो सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना है। तो कृषि में ट्रैक्टर के इस्तेमाल में औसतन प्रति घंटा 4 लीटर डीजल लगता है, और इसका खर्च 78 रुपये प्रति लीटर के अनुसार अगर बात की जाए तो 312 रुपये आएगा। वहीं सीएनजी ट्रैक्टर चलने से मात्र 4 घंटे में 200 रुपये खर्च होंगे। तो देख रहे हैं ना, इससे किसानों को कितना बड़ा लाभ मिलेगा। और देश में करीब 60% कारें, ट्रक, बस, ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं, और कुल खपत होने वाले डीजल का 13% ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और पंप सेट आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक डीजल वाहन 7 to 8 पेट्रोल वाहनों जितना प्रदूषण फैलाता है, यानी एक ट्रैक्टर 7 से 8 पेट्रोल कारों जितना या इससे भी अधिक प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि ट्रैक्टर में कारों के मुकाबले पावर अधिक होता है। तो इस तरह से डीजल की आवश्यकता अधिक होगी, और जितना दहन होगा उससे ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है। और 7 किलो पराली से, अब देखिए यहाँ पर यह जो पराली बहुत बड़ी समस्या बना है, खासकर दिल्ली के वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण अवयव है पराली। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जब खेती करके उसके बाद उस जो पराली बचता है उसको जला देते हैं, तो उसकी वजह से पूरा दिल्ली में कह सकते हैं कि एक गैस चैम्बर बन जाता है। तो ऐसे में यह पराली से बायो सीएनजी तैयार की जा सकेगी। हालांकि अभी हम लोग सीएनजी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो 7 किलो पराली से 1 किलो बायो सीएनजी तैयार की जा सकेगी। इसे बनाने में करीब 15 रुपये प्रति किलो का खर्च आएगा, यानी पराली का खर्च 1200 से 1500 टन के हिसाब से 10 रुपए के करीब होगा। तो इस तरह से बायो सीएनजी की लागत करीब 25 रुपए, सोचिए कहाँ 78 रुपए और ये मात्र 25। हालांकि अभी बाजार में सीएनजी जो बाजार के मूल्य पर दी जाएगी, लेकिन अगर पराली से बायो सीएनजी तैयार किया जाता है तो इसकी कीमत मात्र 25 रुपए प्रति किलो आएगी। अब इससे देखिए, पराली को किसान लोग जो जला देते थे अब उसे बेच देंगे, और उससे क्या होगा, बायो सीएनजी बनेगी। उस बायो सीएनजी को कौन खरीदेगा? किसान ही ट्रैक्टर के लिए खरीदेंगे। तो इसी तरह से यह चक्र चलता रहेगा और किसानों की आय दुगना होगी, साथ साथ हमारा वातावरण भी सुरक्षित होगा और हमारी पारिस्थितिकी भी ठीक होगी। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। चाइना बैन बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग। बीबीसी न्यूज़ बहुत ही चर्चित न्यूज़, हालांकि हर छात्र और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वह जरूर इस न्यूज़ को सुनते हैं। काफ़ी अच्छी एथेंटिक खबरें देता है। तो चीन ने रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए देश में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, चीन के टेलीविज़न और रेडियो नियामक ने इस बारे में घोषणा की है। इससे एक सप्ताह पहले ब्रिटेन ने चीन सरकार के नियंत्रण वाले प्रसारक चाइना ग्लोबल टेलीविजन
टेलीविजन नेटवर्क के लाइसेंस को रद्द कर दिया था, उसी के कह सकते हैं प्रतिशोध में चाइना ने बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना, आ चुका है वनडे एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर चाइना ने रोक लगा दी है। और चीन ने क्या आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक उइघुर, याद रखना चीन में उइघुर पाए जाते हैं, और के दमन और कोरोना वायरस महामारी पर रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी की आलोचना की थी और ब्रिटिश प्रसारक के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तो इस कारण से चीन ने इस पर बैन कर दिया है। तो चीन के नियामक नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एनआरटीए ने कहा है कि विषय वस्तु के नियमों का गंभीर उल्लंघन करने के कारण बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। हालिया महीने में हांगकांग को लेकर भी चीन और ब्रिटेन के बीच रिश्तों में काफी खटास आई है। चीन ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया था और मानवाधिकारों के मुद्दे पर कई देशों ने चीन के इस रवैये की आलोचना की थी। अमेरिका समेत बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया था। बीबीसी के बारे में जान लीजिए। बीबीसी का बताया फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसके बारे में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। कहाँ है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, जिसे यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यहां पर जैसे ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर समझ में आता है ना। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है, लंदन, स्कॉटलैंड, वेल्स यह मिला करके रहता है, और उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दिया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। और लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। लंदन में ही यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसके चेयरमैन सर डेविड क्लेमेंटी हैं और डायरेक्टर जनरल जो हैं टिम डेवी हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है या रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की कि ओवर 2 मिलियन यमन के जो बच्चे हैं आने वाले दिनों में कुपोषण का शिकार होंगे, यानी वर्ष 2021 में। तो संयुक्त राष्ट्र की 4 एजेंसियों ने कहा है। यमन कहाँ है दोस्तों? यह गल्फ कंट्री है और गल्फ कंट्री में काफ़ी पिछड़ा देश माना जा रहा है और यहाँ पर लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। इसकी राजधानी साना है। तो 5 साल से कम उम्र के 20 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। और युद्ध के चलते अरब जगत का यह सबसे गरीब देश यमन अकाल के मुहाने पर पहुंच गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्रति 6 में से 1 बच्चा यानी 23 लाख में 4 लाख की इस साल कुपोषण के चलते मौत होने का खतरा है, जो बीते साल के अनुमान से कहीं अधिक है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोष के अभाव के चलते यमन में मानवीय कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो दानदाता देश हैं जो मदद करते हैं अपने वादों को ठीक तरह से निभाने में विफल रहे हैं और इसके पास सहायता राशि नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से स्थिति बहुत ही विपरीत हो गई है। इस रिपोर्ट में संकट की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यमन में करीब 12 लाख गर्भवती अथवा स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इस साल कुपोषण का शिकार हो सकती हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये यमन देश है, इधर ओमान है, इसको स्पर्श कर रहा है, इधर सऊदी अरबिया है, और ये देख रहे हैं ना यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, और यहाँ पर इधर जो है आप देख सकते हैं यह जो है यह बाबिल मंडेब जल संधि, इधर लाल सागर है। बाबिल मंडेब जल संधि यमन और जिबूती को अलग करता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। दोस्तों यहीं पर पहाड़ी जैसे ये दोनों से फुहारें जब टकराती हैं तो यहाँ पर फुहारें उत्पन्न होती हैं, इसीलिए बाबिल मंडेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर मोचा कॉफ़ी, आप लोग कभी कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह में गए होंगे तो वहाँ मोचा कॉफ़ी मांगेंगे तो मिलेगा। तो मोचा विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी यहीं पर उत्पादन किया जाता है। कहाँ? यमन में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की जो 4 एजेंसियां हैं जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है, उसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट में बातें कही हैं। और यमन की राजधानी साना है। देश के अधिकतर उत्तरी इलाके में 2014 में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, जिनके खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन ने लड़ाई शुरू की थी, जो अब भी जारी है। और इसी की वजह से यमन का यह हाल हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पर्सनालिटी में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के नए सीईओ बन गए हैं मार्क लिल्टोसला।
ये ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे पूछ लेगा टाटा मोटर्स के नए सीईओ कौन बने, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक, तो मार्क लिल्टोसला बने हैं। पूर्व में यह फूसो ट्रक एंड बस कारपोरेशन तथा ड्रेमलर ट्रक के एशिया के प्रमुख भी रहे हैं। तो टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार की दी सूचना में कहा है कि लिस्टोसेला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी में आ जाएगी। वह ग्वेंटर बुश्चेक का स्थान लेंगे, जिन्होंने अनुबंध के अंत में जर्मनी स्थानांतरित करने की इच्छा जताई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। एक्सिम बैंक टू प्रोवाइड $400 मिलियन फॉर मालदीव प्रोजेक्ट। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एक्सिम बैंक कहते हैं, मालदीव परियोजना को $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। यह ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रदान करेगा। यानी एक्सिम बैंक ने 12 अक्टूबर 2020 को $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौता किया था। और ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में माले से थिलाफुंसी लिंक परियोजना है। और दोस्तों माले कहाँ है, मालदीव कहाँ है, तो यह देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं, इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। और यहीं जो है माले है, मालदीव की कैपिटल है माले। तो इस तरह से 8 डिग्री चैनल माले। अब 8 डिग्री चैनल, यहीं पर 9 डिग्री चैनल भी याद रखना। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मिनिकॉय और कावारात्री के बीच में है। कावारात्री, और कावारात्री क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। इसी तरह से मिनिकॉय और कावारात्री को अलग करता है, ऊपर ये नीचे मिनिकॉय होगा, ऊपर कावारात्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह मिनिकॉय और माले को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और माले नीचे फिर विषुवत रेखा आ जाता है, तो इसीलिए आधा डिग्री चैनल अलग करता है विषुवत रेखा और मालदीव को। तो मालदीव हमारे को है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम में बसा, दक्षिण पश्चिम में बसा यह द्वीपीय देश है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कार। तो बुक ऑन इकोनॉमिक अवेयरनेस इन इंडिया, यानी आर्थिक जागरूकता पर लिखी गई यह पुस्तक है। रक्षा पर स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 220 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी लॉन्च किया है, जो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। और इसके लेखक हैं दोस्तों आरपी गुप्ता। इन्होंने इस किताब में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास की ताकत और कमजोरी को पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम होने के बारे में बात करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने किसको हराया है, मैक्सिको की टीम टाइगर्स यूएएनएल को 1-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बायर्न म्यूनिख का बुंदेसलीगा, जर्मन कप, चैंपियंस लीग, जर्मन, यानी इस साल का यह छठा खिताब है दोस्तों। यानी पिछले 9 महीने में बात किया जाए तो यह इसका छठा खिताब है। 6 खिताब जीता है कौन, बायर्न म्यूनिख ने। और बायर्न की ओर से बेंजामिन पवार्ड ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। बायर्न की टीम ने यह बढ़त मुकाबले के अंतिम मिनट तक बरकरार रखी और मैच जीत लिया। तो दोस्तों यह लगातार 8वां साल है जब किसी यूरोपियन टीम ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। और दोस्तों बायर्न म्यूनिख दूसरी ऐसा क्लब बन गया है बार्सिलोना के बाद जो कि 9 महीने के अंतर्गत 6 से ज्यादा खिताब जीता है। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया 2021। तो भारत में यह देख रहे हैं, भारत कोकिला कहा जाता था। सरोजनी नायडू का नाम तो सुना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं दोस्तों। कब रही हैं, 1925 में। याद रखना भारत की प्रथम महिला, कह सकते हैं भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष यही रही हैं 1900। तो इसमें जैसे याद रखना कभी कभी पूछ लेता है कि 1885 से लेकर के 1947 के बीच में कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो दोस्तों याद रखना
3 महिलाएं, यानी 1917, 1925 और 1933, और सब में देखिए 8 जोड़ देंगे तो बढ़ता चला है, यानी 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 1933। तो यहाँ पर देखिए कौन था, एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे एनी बेसेंट। और देखिए कितना आसान है याद करना, यह अधिवेशन क्या था, कोलकाता था, कोलकाता, कानपुर कोलकाता, ध्यान रखेंगे, और ये कोलकाता हो गया। तो इसमें जो है एनी बेसेंट हो गई, सरोजनी नायडू इसमें हो गई, और नलिनी सेन गुप्ता 1933 में। तो इस तरह से ये तीनों भी, यह भी पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इस साल देश ने उनकी 142वीं जन्म जयंती मनाई। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध रहीं। सरोजनी नायडू न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ये भी नाम इनके है। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष भी रही हैं, भारतीय महिला की बात की जाए, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से वह सबसे अग्रणी नेताओं में से एक थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ल्ड रेडियो डे है। आज हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मना रहे हैं, यानी विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने, अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोनों से लोग को एक साथ लाता है। यह दिवस 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया था। और इस बार का जो थीम है, नई दुनिया नया रेडियो, ये भी याद रखा करिए, कभी कभी थीम पूछ लेता है। अब यहाँ पर विषय को 3 उप विषयों में विभाजित किया गया है, इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, द्वीपों के बारे में। तो द्वीप क्या होते हैं, आप बता सकते हैं? द्वीप वे स्थलखंड होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं। समझ में आई बात? जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड आइलैंड है, जो कि डेनमार्क का क्षेत्र है। तो यहां पर देखिए पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, और ये कहां पाया जाएगा? आर्कटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव पर। दूसरा है न्यू गिनिया, यहाँ पर यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और तीसरा है कालीमंटन, बोर्नियो, यह इंडोनेशिया का पार्ट है, हिंद महासागर में। मेडागास्कर, यह भी हिंद महासागर में, और मेडागास्कर देश भी है जिसकी राजधानी एंटानारावियो है। इसी तरह से पापुआ न्यू गिनिया की राजधानी पोर्ट मार्सिबी है। और बैफिन द्वीप दोस्तों, ये भी आर्कटिक महासागर में। थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम बात कर रहे थे, तो यह ग्रीनलैंड हो गया। दूसरे नंबर पे हमने क्या बात किया था? न्यू गिनिया, ये देख रहे हैं ना, पापुआ न्यू गिनिया, इसकी राजधानी पोर्ट मार्सिबी है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या चर्चा की थी? बोर्नियो, कालीमंटन, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। अभी इंडोनेशिया की राजधानी यहीं ट्रांसफर हो रही है, पलंकारेया में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेडागास्कर कहाँ है? ये देखिए मेडागास्कर, ये अफ्रीका महाद्वीप, बीच में मोजाम्बिक चैनल है जो मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, और इसकी राजधानी एंतानारावियो है। 5वें नंबर पर याद रखना दोस्तों, बैफिन द्वीप है, यह है बैफिन द्वीप। अब देख रहे हैं बैफिन आइलैंड कहाँ है? यहाँ पर है, उत्तरी यानी कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाले पार्ट में है, यह ध्यान रखेंगे। और इसके ऊपर फिर हम लोग मानचित्र में देखते हैं सुमात्रा, ये भी इंडोनेशिया का, जावा, सुमात्रा, कालीमंटन, सेलीबीज, ये सब। चूंकि इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है, विश्व में सबसे अधिक द्वीप से निर्मित देश कौन सा है? इंडोनेशिया है दोस्तों। होन्शु, होकैडो, शिकोको, क्यूशु, तो यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी जापान की 60% जनसंख्या यहीं होन्शु द्वीप में रहती है। इसी तरह से इंडोनेशिया की 60% जनसंख्या सुमात्रा, जावा द्वीपों में रहती है, यह ध्यान रखेंगे। तो हिंद महासागर में है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। और ग्रेट ब्रिटेन अभी मैंने चर्चा की, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। एलिस मेरे द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में है। सेलीबीज, ये भी देखिए इंडोनेशिया का ही है, हिंद महासागर में है। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में है, प्रशांत महासागर में। जावा द्वीप, ये भी इंडोनेशिया में है। तो आइए मैं मानचित्र में थोड़ा सा फिर से देख, तो यहां पर जैसे देखिए ये सुमात्रा हो गया, ये जावा है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या चर्चा की थी? यहां पर देखिए ग्रेट ब्रिटेन की बात, होन्शु भी बता देते
लेते हैं। तो होन्शु ये देख रहे हैं ना, ये जापान है, होन्शु द्वीप ये हो गया। तो ऊपर ये होकाइडो है, ये होन्शु है, शिकोको, क्यूशु, यहाँ पर 4 द्वीप हैं। अपना एटलस जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर फिर एलिस मेरे द्वीप है, एक विक्टोरिया आइलैंड भी है, ध्यान रखना। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये विक्टोरिया आइलैंड है, ये देख रहे हैं ना, कनाडा के उत्तरी सीमा पर स्थित है। और इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, यह देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन। और फिर जो है एलिस मेरे द्वीप, ये भी देख रहे हैं ना, ये ग्रीनलैंड के इधर यानी उत्तरी अमेरिका के भाग के अंतर्गत आता है एलिस मेरे आइलैंड, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं तो सेलिबीज की बात कर लिए, दक्षिणी न्यूजीलैंड, जावा की भी बात कर लिए। यहाँ पर दक्षिणी न्यूजीलैंड कौन सा होगा, ये वाला भाग, कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह हो गया आइलैंड, यहाँ पर कौन सा है, साउथ न्यूजीलैंड, यह भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें सेलिबीज, दक्षिण जावा मैंने बता ही दिया। सेलिबीज कहाँ है, तो सेलिबीज यहीं पर है, सेलिबीज द्वीप यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद उत्तरी द्वीप, ये देखिए न्यूजीलैंड का आ गया, मैंने बताया था ये ऊपर वाला न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड है, इसको कहेंगे, ध्यान रखेंगे। अब लुजोन द्वीप, ये देखिए लुजोन द्वीप कहाँ है, ये फिलीपींस में है। तो फिलीपींस कहाँ पड़ेगा, यह देख सकते हैं, यह ऊपर आप देख रहे हैं, तो ये फिलीपींस यहाँ पर पड़ेगा। तो यह उसके और उत्तर में थोड़ा सा जाएंगे, यानी अगर थोड़ा सा ईस्ट वाले मैप के देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो यह जो है लुजोन द्वीप इन सब क्षेत्रों में, जैसे देखिए इसमें और आसान हो गया, 11वां पॉइंट है, ये सेलिबीज द्वीप है। ऊपर आप जाएंगे तो ये लुजोन द्वीप, फिलीपींस यहीं ऊपर पड़ता है। मानचित्र में जरूर एक बार देख करके मिला लीजिएगा। फिर दोस्तों यहां पर देखिए क्यूबा, ये देश, इसकी राजधानी हवाना है दोस्तों। राउल कास्त्रो, हाँ, यहाँ के फिदल कास्त्रो का नाम आता है। और अमेरिका तथा क्यूबा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ये कहाँ है, कैरेबियन सागर में है। तो ये देखिए कैरेबियन सागर कहाँ है, ये वाला भाग है, ये कैरेबियन सागर लिखा है ना, ये क्यूबा है, इसी के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं सखालिन द्वीप, होकाइडो द्वीप, यहाँ पर ये आइसलैंड भी देखिए, यहाँ पर इसकी राजधानी रिग्जाविक है, और ये है आइसलैंड, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, रिग्जाविक है। और क्यूबा बता दिया, आइसलैंड, मिंडनाओ द्वीप भी है, गर्त भी है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो ये कहाँ होगा, यहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर यही है, यहीं मिंडनाओ गर्त, जहां पर मेरियाना ट्रेंच सुना है, विश्व की सबसे गहरी खाई, यहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, यहीं बगल में मिंडनाओ भी पड़ेगा, जब आप अपना एटलस देखेंगे तब, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आयरलैंड ये बता ही दिया हूं, ग्रेट ब्रिटेन आपको बताया, ये ऊपर वाला भाग ये आयरलैंड का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, होकाइडो द्वीप, सखालिन द्वीप, बैंक्स द्वीप, श्रीलंका, तस्मानिया। तो ये थोड़ा सा मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं। तो श्रीलंका यहाँ पर है, आप जानते हैं पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच अलग होता है, तो यह भी द्वीप है। इधर मालदीव भी मैंने बताया था द्वीप ही है। और साथ साथ होकाइडो मैंने बता ही दिया था, यहाँ पर होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये होन्शु है, ऊपर होकाइडो है, इसी के बीच में सुगारू जल संधि है जो होकाइडो और होन्शु को अलग करती है, याद हो जाएगा। अब जो है यहां पर सखालिन द्वीप, यह भी काफी चर्चा में रहता है, सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यह ऊपर आप जाएंगे ना, सखालिन द्वीप ही है, रूस का पार्ट पड़ता है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बैंक्स द्वीप यह आर्कटिक महासागर में है, तो यह बैंक्स द्वीप यहीं पर इसके आर्कटिक महासागर या ऊपर वाले भाग में पड़ेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो बढ़ता है श्रीलंका मैंने बता ही दिया। तस्मानिया, इसकी राजधानी होबार्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और ये बीच में देखिए ऊपर टॉरेस स्टेट है, नीचे बास जल संधि है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, यह तस्मानिया आइसलैंड है। तो मेन आइलैंड की हमने चर्चा की है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कई बच्चों ने कल जलधारा के क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, तो क्यों कंफ्यूज हुए, ध्यान रखना, यह ओशिनोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो ओशिनोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें समुद्री जलधाराओं के बारे में बताया जाता है। तो यह समुद्री जलधाराओं की प्रकृति दो प्रकार की होती है, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि गर्म जलधाराएं क्या है, जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगी गर्म, नीचे की ओर जाएंगी गर्म, और ध्रुवों से जो आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो
इनका जो है सिर्फ आपको याद रखना है कि किस महाद्वीप के तट पर यह जलधाराएं और इनकी प्रकृति क्या होती, यहीं से प्रश्न बनता है। अब बढ़ते हैं आज के उत्तर देने वालों में। आज बहुत ही अच्छा उत्तर लोगों ने दिया, बस इसी प्रश्न में एक आध लोगों ने कंफ्यूज हुए और तो मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो ध्यान रखेंगे जलधाराओं का भी उत्तर आपको देना है। तो आज उत्तर देने वालों में है शर्मिष्ठा सेन, मोनी गुप्ता, बहात यूनिस, सत्यम चौधरी, मृदुल त्रिपाठी, मनु शर्मा, सपना देवी, संदीप शर्मा, मोहम्मद हसन, यस.के. और रुपिंदर कौर, नीतीश शुक्ला, सुजीत पांडे, मधु आशुतोष, आराधना शर्मा, विश्वजीत कुशवाहा, स्वाति केशरी, आर्य शुक्ला, विनय चंद्रन पी, सौरभ चौधरी, अरविंद कुमार, मुस्कान हारून शेख, खेतेश मंसूरिया, पूर्णिमा जायसवाल, राजेश कुमार, एंजल मिश्रा, इतने लोगों ने उत्तर दिया है। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या कर्नाटक? दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला सीएनजी चालित ट्रैक्टर लॉन्च किया? चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली या पंजाब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर रोक लगाने की घोषणा की है? म्यांमार, चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया? नेक्स्ट है, किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2021 में 5 साल से कम उम्र के 20 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो सकते हैं? म्यांमार, ओमान, यमन या इराक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मार्क लिल्टोसला, ग्वेंटर बुशेक, लैरी पेज, टी राजशेखरन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस देश की परियोजना के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक को $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? श्रीलंका के लिए, मालदीव परियोजना के लिए या बांग्लादेश या नेपाल? इस तरह से अगला प्रश्न है, टर्न अराउंड इंडिया 220 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आरपी गुप्ता, आरपी मिश्रा, उर्जित पटेल या शक्तिकांत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने किस देश की टीम को 1-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, होंडुरास या फ्रांस का क्लब? नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी? और अंतिम प्रश्न है, होकाइडो तथा होंशो द्वीप किस देश में अवस्थित हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।